आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन इज पावर और कई बार पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू पुश और क्रिएट अ परसेप्शन जो रियलिटी से बहुत ऊपर हो। जैसे यहां पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, पुतिन, एर्डोगन, कई वर्ल्ड लीडर्स जो हैं इनकी तरफ देख रहे हैं, उन्हें बीच में खड़े हैं, जैसे इनसे पूछ रहे हो कि आपकी क्या सलाह है, बस उसी हिसाब से हमें चलना है। पाकिस्तान इस समय अपनी ऐसी इमेज को पुश कर रहा है। उसका कहना है अब जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है पाकिस्तान का। अब वो यूएसए पर जो ट्रेडिशनल डिपेंडेंस थी अब वो जा रही है। अब यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? इस वीडियो में हमें यही एनालाइज करना है। पाकिस्तान के साथ चाइना है, टर्की है, सऊदी है, तो यानी कि डिफेंस, वेपन्स, इंफ्रा या फिर ग्रांट्स के लिए जो यूएसए पर डिपेंडेंस थी वो तो कुछ कम हो रही है। सीपैक हो या टर्की के थ्रू अपनी नेवल स्ट्रेंथ को पोजीशन करना हो कि देखो हम काफी हैं अपने लिए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में पाकिस्तान की वीकनेस रही है नेवी। अब टर्की कुछ ऐसा पाकिस्तान को दे रहा है जो यूएसए अभी तक नहीं देता था। सऊदी अरब के साथ तो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गया है। सऊदी का कहना है अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ ना, समझेंगे हम सऊदी पर हमला हुआ है, और सऊदी पर हुआ तो पाकिस्तान पर हुआ, ऐसा रिलेशन। रिसेंटली एक विजिट होती है, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि इस ब्रीफकेस को दिखा कौन रहा? आसिम मुनीर। ब्रीफकेस में वो कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को शो कर रहे हैं। मतलब अगर पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ रिजर्व्स हैं या गोल्ड, कॉपर, अदर रिजर्व्स हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि यूएस से इन्वेस्ट करें, तो आप अपने देश से कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को लाते तो लगता सही, कुछ साइंटिस्ट को लेकर आते, जियो साइंटिस्ट, तो थोड़ा कन्विंसिंग लगता। लेकिन ये मिलिट्री का जनरल जिनको फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया है, ये क्यों शो कर रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एंगेज रहती है, जैसे कि ग्रांट्स लाना हो, इन्वेस्टमेंट लाना हो, तो इन सब के लिए भी वहां की आर्मी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वहां की आर्मी का अपना एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है। ये लिटरली है, मतलब ऐसा ही है। There are companies which are funded, run by Pakistani army people. आप जरा गूगल करेंगे आपको सारा डेटा भी मिल जाएगा। I did one analysis some days back, some months back. ये सैंपल बॉक्स शो कर रहे हैं, इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं ग्लोबली स्ट्रेटेजिक जो मिनरल्स हैं, पाकिस्तान प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का हब बन रहा है पाकिस्तान। और अब जो ग्लोबल पावर्स है ना वो कंपीट करेंगी टू गेट द शेयर ऑफ इट। ये एविडेंस है या एग्जेजरेशन है? तो देखो कुछ एविडेंस जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो है रेकोडेक, जिसको लेकर सऊदी भी नेगोशिएट कर रहा है, जिसमें कि कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स की बात की गई है कि अगले 37 सालों तक 17.9 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड यहां से मिल जाएगा। लिथियम रिजर्व्स इन गिलगित बल्तिस्तान रीजन एंड कोल रिजर्व्स 175 बिलियन टन्स ऑफ एस्टिमेटेड लिग्नाइट, इनका कहना है थार सिंध एरिया में है। इसके लिए इन्होंने एक लॉ बनाया है जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से और जो पोजीशन करना चाह रहे हैं अपने आप, उसके लिहाज से ये सही है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट को, मिनरल्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको केवल एक एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी, मीफा। पूरे मिनरल्स पर यह कंट्रोल रखेगी और यही एक अथॉरिटी होगी जो नेगोशिएट करेगी। आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ अलग से, मतलब जो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ अलग से एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइना ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान में एक्सप्लोरेशन राइट्स ले रहा है। एक्सप्लोरेशन राइट्स, अभी एक्सट्रैक्शन उसके बाद होगा। इसी तरीके से नदन बलूचिस्तान और सदर्न खैबर पख्तूनख्वा रीजन में यूएसए और सऊदी अरब का भी नेगोशिएशन चल रहा है रिकोडिक वाले एरिया के लिए। टर्की को क्या मिल रहा है? जब आप पूरे पाकिस्तान को इस तरीके से बांट ही रहे हो तो व्हाट फॉर टर्की? टर्की सुल्तान मिर्जा के अंदाज में टर्की कह रहा है मेरे लिए समुद्र ही काफी है। कारण ये सब के सब जो यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनरल्स को, अगर मिल जाते हैं उतने जितने प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो लेकर कहां से जाएंगे? अरे ग्वादार एंड अदर पोर्ट से। लेकिन पोर्ट से आपको सेफ्टी भी तो चाहिए, नेवल स्ट्रेंथ चाहिए। तो नेवल स्ट्रेंथ में कोलैबोरेट कौन कर रहा है? टर्की। तो टर्की कह रहा है ये सब वहां से पैसा कमा लेंगे, हम नेवी से पैसा कमाएंगे। कैसे? आपके नेवी के कॉन्ट्रैक्ट जो है आप टर्की को दे दीजिए। कराची शिपयार्ड के साथ टर्की ने अपना एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है, मतलब कि वो एक मिलजेम कॉर्वेट प्रोजेक्ट है इनका, जिसमें वो नेवल शिप्स बना रहे हैं विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। तो टर्की कह रहा है देखो यूएसए ने तुम्हें कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के काबिल नहीं समझा, हम दे रहे हैं। इससे क्या होगा? अभी तुम हमारे साथ मिलकर बनाओ
और इसमें हमें भी पैसा दो, हम फ्यूचर में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे रहे हैं, तो फ्यूचर में तुम भी बनाकर बेच पाओगे, तो तुम्हारा इकोनॉमिक फायदा यहां से भी होगा। और जैसे आपको ये राइट्स मिल गए एक्सप्लोरेशन के, फिर फ्यूचर में एक्सट्रैक्शन के, इसके बाद अब उसको जमीन पर इंप्लीमेंट कराएगा कौन? तो देखिए ऐसे में ये SIFC इन्होंने बनाई है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अगर कुछ भी संभव करना है तो भाई सिविल मिलिट्री दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी हो पाएगा। अब जरा देखते हैं यूएसए इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर रहा है, क्या वाकई यहां पर पाकिस्तान इसके थ्रू कुछ गेन कर पा रहा है। अप्रैल में पाकिस्तान ने लॉन्च किया नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क, और उसके बाद देखिए जुलाई में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ये मिलते हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से और कहते हैं कि हाँ, हमें एनहेंस करना है कोलैबोरेशन आपके साथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, और जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हम सुन रहे हैं ना पाकिस्तान में, हाँ उस पर भी यूएस इज इंटरेस्टेड। अगस्त में इसी के फलस्वरूप टैरिफ रिड्यूस हो जाते हैं, 29% से 19% टैरिफ हो जाते हैं, इंपोर्ट टैक्स हो जाता है यूएसए का, जबकि इंडिया पर 25% प्लस 25% पेनल्टी। आ रही बात समझ में? तो देख रहे हैं क्या गेम चल रहा है। सितंबर 2025 में $500 मिलियन की यूएस पाकिस्तान के बीच में डील हो जाती है। तो यानी कि ये सब चीजें तो कनेक्टेड हैं। आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स के एंगल को पाकिस्तान प्ले कर रहा है? टर्किश एंगल जो अभी मैंने आपको बताया, वो मिलजेम क्लास कॉर्वेट प्रोजेक्ट ये चला रहा है, तो इससे एक और फायदा होगा, नेवल स्ट्रेंथ के लिए पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं रहेगा चाइना पर, क्योंकि ग्वादार का कॉन्ट्रैक्ट चाइना के पास है। चाइना के नेवल प्रेजेंस वहां पर बढ़ने की उम्मीद है। चाइना कहेगा कि देखो एक्सपोर्ट ग्वादार से होगा तो चाइनीज नेवी पर भी तुम डिपेंडेंट रहोगे। यहां पर पाकिस्तान अपना गेम प्ले कर रहा है कि हम चाइना पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, हमारे पास अल्टरनेटिव है। और इसी वजह से देखिए टर्की ने रिसेंटली ये नेवी चीफ एडमिरल हैं नवीद अशरफ, इनको ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है कि ठीक है, हमारी और तुम्हारी नेवी में जो काम किया है ना तुमने साथ में लाने का, अच्छा है। अभी इन्होंने एक एम्फीबियस एक्सरसाइज भी की थी कराची पर, ये शो करने के लिए बाकी सब देशों को कि देखो हम रेडी हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस है, मैरीटाइम कोऑपरेशन है टर्की के साथ। अब देखिए डायरेक्ट कनेक्शन हमें दिख रहा है मिनरल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब इसके बाद कहानी कनेक्ट होगी कि यूएसए क्या करेगा। पहले देख तो लें पाकिस्तान क्या कर रहा है, स्ट्रेटजी क्या है। ग्वादार पोर्ट डेवलपमेंट, क्योंकि यहीं से तो एक्सपोर्ट होगा, 70,000 टनेज कैपेसिटी ये बता रहे हैं। स्ट्रेटेजिक शिप बिल्डिंग सिक्योरिटी, शिपिंग सिक्योरिटी। अब डायरेक्ट कनेक्शन देखिए मिनरल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इन दिस लार्जर स्ट्रेटजी। अब इसी के थ्रू फिर कनेक्ट करेंगे कि भाई यूएसए अब क्या करेगा, क्योंकि यूएसए नहीं चाहेगा कि अपने आप को वीक करे इस साउथ एशियन रीजन में। लेकिन पहले पाकिस्तान तो देख लीजिए क्या कर रहा है। ग्वादार पोर्ट डेवलपमेंट इसी वजह से है, क्योंकि यहीं से तो आप एक्सपोर्ट करोगे। स्ट्रेटेजिक शिपिंग सिक्योरिटी, जिसके साथ वो टर्की के साथ कनेक्ट कर रहा है, साथ में सऊदी को भी साथ में ला रहा है। सऊदी कह रहा है इस रीजन में हमें भी स्ट्रॉन्ग नेवल सिक्योरिटी चाहिए, तो टर्की, पाकिस्तान और सऊदी ये तीनों यहां पर मिल रहे हैं। मल्टी पार्टनर नेवल स्ट्रेटजी है, तो इसका मतलब यह है कि हम किसी एक पावर पर डिपेंडेंस नहीं रखेंगे। तो ये तो भाई पाकिस्तान प्ले कर ही रहा है। लिंक्स बिटवीन मिनरल डिप्लोमेसी एंड इंटरनल क्राइसिस। अब जरा देखते हैं, देखो आईएमएफ पर ट्रेडिशनल डिपेंडेंस रही है। 2023 का इकोनॉमिक क्राइसिस आपको याद है, ऐसी हालत हो गई थी केवल 2 हफ्ते का ही इंपोर्ट कर सकता था पाकिस्तान, जिसकी वजह से कितनी नेसेसरी वाली जो कमोडिटीज हैं उसको भी वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतना पैसा नहीं था, जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज हुई और इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन थी। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन 2022-24 में, याद करो इमरान खान वाला टाइम, राइट? मतलब ह्यूज फॉलोइंग थी, लेकिन फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। कहा जाता है कि मिलिट्री को वो पसंद नहीं थे, और मिलिट्री को वो पसंद नहीं होता जो मुखर होकर बोले। उनका कहना था कि यूएसए मुझे हटाने में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, लगता है कि 60% जनता उन्हीं को पसंद कर रही है, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा जाता है, उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाती, उनके जो लीडर्स हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरह लड़ते हैं। इकोनॉमी नियर डिफॉल्ट हो गई थी इनकी, एक ये सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान देख रहा है कि अब हम इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, और हर बार इस सिचुएशन से बचने के लिए हमने आईएमएफ का सहारा लिया, और आईएमएफ के थ्रू यूएसए का इन्फ्लुएंस हम पर रहा है। फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस में यूएसए में इन्फ्लुएंस करता रहा, ऐसा हम नहीं चाहते, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। और यूएसए तो चाहेगा कि नहीं नहीं हम पर डिपेंडेंट रहो। सिक्योरिटी डिटेरियोरेशन चैलेंजेस देखिए, एक तो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है सीपैक के प्रोजेक्ट्स पर, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों के रिश्ते खतरे में आ रहे हैं। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये भी अटैक कर रही है पाकिस्तानी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की वो ऐसी है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पाकिस्तान के फेवर में नहीं है।
बीएलए ने तो अपनी मजीद ब्रिगेड बना रखी है जिसमें विमेन सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं जो चाइना के जो क्रिटिकल एसेट्स यहां पर हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स, जैसे जब इतना सारा पैसा आपका केवल जो डेट आपने लिया हुआ है, उधार आपने लिया हुआ है, उसके रिपेमेंट में जाएगा, तो मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेशन के पास हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रा पर पैसा खर्च करने के लिए कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। टोटल टैक्स अगर हम देखें ऑफ द जीडीपी दैट इज 10.8%, ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज कई देशों का 15 से 20% रहता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इकोनॉमी 12% के आसपास भी रहता है। बट द पॉइंट इज कि डायरेक्ट टैक्स का जो कंपोनेंट है दैट इज लेस, 60% डिराइव फ्रॉम रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जिसका डायरेक्ट जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो पुअर पे ही होता है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स कंपोनेंट है वो कितना परसेंट है ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू? जो टोटल हमारे पास टैक्स आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, तो वो कितना परसेंट है? क्योंकि उसका सीधा भार किस पर पड़ता है? हर एक इंसान पर पड़ता है ना, जैसे आप गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं हमारे यहाँ, मतलब अल्टीमेटली टोटल प्लस ट्रेंड क्या है? क्या हमारे यहाँ पर पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट टैक्सेस मतलब डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, नॉट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, उससे तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी काफ़ी लोगों को। लेकिन डायरेक्ट टैक्स अगर रेवेन्यू हमारे यहाँ बढ़ता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। मैं केवल इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो ये नहीं कहेगी अच्छा पाकिस्तान के बारे में तुमने ये पढ़ा, अरे भाई इंडिया के बारे में इसी पॉइंट पर सोचते ना, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है कि नहीं? तो पहले आईएमएफ पर फोकस कर रहा था, जैसे 1958 से अभी तक इन्होंने 23 बार आईएमएफ से मदद मांगी, और आईएमएफ की जब मदद आती है तो कंडीशंस भी इन्वॉल्व होती हैं, हायर इंटरेस्ट रेट भी इन्वॉल्व होता है, आपकी ऑस्टेरिटी मेजर्स को पुश किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, वो कहते हैं सब्सिडीज को कम करो, टैक्सेस को इंक्रीज करो। अब मुझे बताइए इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जो सरकार ऐसा करने को मजबूर होगी वो सरकार जल्दी गिरा दी जाएगी। तो ये भी एक कारण है। पाकिस्तान कह रहा है ये तो हमारे लिए काम नहीं कर पा रहा। $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट इन्होंने किया था, इमरजेंसी डॉलर्स। अब जरा ग्लोबल रीजनल डायनामिक्स देखिए किस तरीके से प्ले हो रहे हैं इस गेम में। यूएस चाइना कंपीट कर रहे हैं इस समय, तो पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट मौका है ये कि भाई आईएमएफ पर हमें अपनी निर्भरता को कम करना है, तो कुछ अपने अंदर ऐसी खूबी देखो जिसको लेकर यूएस और चाइना कंपीट करें और तुम्हारे पास पैसा आ जाए। गल्फ वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन हम सबको पता है, जैसे विजन 2030 सऊदी अरब फोकस कर रहा है कि यार अब ना हमें डाइवर्सिफाई करना है, अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करना है, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए? क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए ना आपको। तो यार ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पाकिस्तान को। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एबिलिटी जो पहले नहीं हो पाती थी, जो यूएसए नहीं करता था, लेकिन चाइना और टर्की डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाह रहा है। रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो भी ऑटोनोमस होकर काम करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहता। दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी रिसर्जेंट हो रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रेटजी को ट्वीक करना पड़ेगा और इन सब पावर्स को वहां पर कन्वर्ज करना पड़ेगा कि तुम्हें पाकिस्तान की जरूरत है। जैसे यूएस चाइना, यही मैंने आपको बातें बताई। पाकिस्तान की इस मिनरल डिप्लोमेसी की वजह से जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रही है पाकिस्तान और यूएस की, पैटर्न एंड क्लाइंट की, अब वो शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान चाहता है इज्जत, यानी कि हमारे पास मिनरल्स हैं, हम केवल तुम्हें ही थोड़ा ना देंगे, हम किसी और को भी दे सकते हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा इन्वेस्टर वाली सेंटिमेंट रखो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या? जो यूएस ट्रेडिशनली पाकिस्तान को एक पिलर मानता रहा है साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को साधने का, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम से वो करता आया है, लेकिन अब यूएसए वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा, ऐसा पाकिस्तान प्रोजेक्ट कर रहा है। इन्वर्जन स्ट्रेटेजी चल रही है। इन्वर्जन का मतलब है कि यूएसए अब तुम्हें भी ना कंपीट करना पड़ेगा। बताया ना, अभी मीफा नेगोशिएट कर रही है कि यूएसए भी कंपीट करेगा चाइना के साथ, सऊदी के साथ, टर्की के साथ। अदर नेशंस और उनकी कंपनीज भी इनवाइटेड हैं, जैसे कि जो लास्ट इन्होंने समिट करी है मिनरल्स को लेकर, उसमें 300 डेलीगेट्स इन्होंने वहां पर मतलब जोड़ लिए थे। तो ये बड़ी बात है, 300 डेलीगेट्स कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे में यूएसए तुम्हें भी कंपीट करना पड़ेगा। अब यूएसए कहेगा कि अब क्या चीज़ है जो पाकिस्तान को चाहिए जो केवल हम दे सकते हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम किसी और पर ऐसा हाथ रखेंगे, उसको ऐसा अपना पिलर बनाएंगे कि फिर पाकिस्तान कहे कि नहीं नहीं, यूएसए आपके साथ तो हमें बनाकर रखनी है, आप हमारी इकोनॉमी में मेजर अपॉर्चुनिटीज लीजिए। हम जानते हैं कि चाइना आपके लिए एक एडवर्सरियल है, मतलब वो आपकी हेजमनी को काउंटर करना चाहता है, और पाकिस्तान का जो रास्ता है वो उसको हेजमोन बनने में मदद करेगा। इंडियन ओशन का रास्ता थ्रू ग्वादार,
तो अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। ब्रेकिंग फाइनेंशियल डिपेंडेंस साइकिल, तो वो जो कंडीशनल एड वाली साइकिल अभी तक चलती थी कि पाकिस्तान तुम्हें ये करना होगा हमारे लिए तो तुम्हें ये एड मिलेगी, लेकिन वो चाहता है कि अब इस साइकिल से वो निकले। यूएस टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल चलता था अब उस पर वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसके लिए पाकिस्तान इज कोलैबोरेटिंग विद टर्की, जैसे कि कान, टर्किश 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी कान। ऐसे ही चाइना का BRI, तो BRI को आप केवल रोड ना मानिएगा कि ये जिंगजैन से ग्वादार को कनेक्ट कर रही है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सेंटर्स बन रहे हैं, पावर हाउसेस बन रहे हैं, यानी कि पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वो अलग बात है कि अभी ये प्रोजेक्ट्स, कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अनवायबल कैटेगरी में हैं, और यही चिंता का विषय था इमरान खान के दौरान, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि मैं CPEC की अथॉरिटी के फंक्शंस को हम रिव्यू करना चाहते हैं, उसकी पावर्स को रिविजिट करेंगे। तो कहा जाता है कि ये भी एक लिंक हो सकता है क्या कि शुरुआत में USA वाज फेवरिंग इमरान खान कि चलो भाई चाइना का जो CPEC है, अगर तुम उस पर कुछ ब्रेक लगा दोगे तो हम तुम्हें फेवर करेंगे, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगा पाए, यानी कि तुम खुद चाइना इंक्लाइंड हो गए, तो फिर USA ने इन्फ्लुएंस किया हो पाकिस्तान की आर्मी को कि भाई इनकी सरकार को, जो इनके साथी पार्टीज़ हैं, उनसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कराओ। ये भी एंगल बताया जाता है। खैर, अब नेक्स्ट इनके लिए जो स्ट्रेटजिक ऑप्शन हो सकता है वो है अफगानिस्तान, क्योंकि साउथ एशिया में फिर वो कौन स्ट्रेटजिक बचता है USA के लिए? अफगानिस्तान ही बचेगा। कारण, क्योंकि अफगानिस्तान के नदर्न साइड में आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया जिसको सॉफ्ट बेली ऑफ रशिया कहा जाता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया। और जो तुर्कमेनिस्तान वो कैस्पियन सी के पास में है। तो ये देखिए, ये जो कैस्पियन सी के पास में, यहाँ पर एनर्जी रिजर्व्स भी हैं। तो आपको नहीं लगता जहाँ पर होता है ऑयल एंड एनर्जी, उस पर तो USA का इंटरेस्ट वैसे ही आ जाता है। तो यानी कि इसके नीचे जो अफगानिस्तान है, अगर यहाँ पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो सेंट्रल एशिया की मार्केट, एनर्जी हो या अदर एरियाज हो, वहाँ पर USA अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करेगा। साथ में ईरान है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है ईरान का, और ईरान को कंट्रोल करके रखना वो भी USA की एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। और साथ में इंडिया को प्रेशर करने के लिए भी टाइम पर वो अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहेगा। अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिकेशन दी थी कि बागराम बेस के बारे में हम रिकंसिडर कर रहे हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं, लेकिन जो प्रिलिमिनरी कमेंट्स आ रहे हैं तालिबान से वो फेवरेबल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तालिबान भी इस पूरी डायनेमिक्स को समझ रहा है कि अब तालिबान की जो ज़रूरत है, मतलब तालिबान को की जो वैल्यू है USA के लिए, वो बढ़ी है। तो यानी कि तालिबान उस पर नेगोशिएट करके कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज लेना चाहेगा। चाइना की कंटेनमेंट कैपेबिलिटी भी अफगानिस्तान के थ्रू होगी। कारण, अगर USA पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल चाइना को कंटेन करने के लिए, काउंटर करने के लिए करना चाहे, तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी भारी डिपेंडेंस है चाइना के डेट पे, नहीं कर सकता। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें, जैसे बागराम बेस, तो इसके थ्रू वो जिंगजियांग रीजन पर वॉच कर सकता है। इस रीजन से जो चाइना की मोबिलिटी है उसको भी वॉच कर सकता है। तो इस एंगल से भी, कंटेनमेंट से एंगल से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, लास्ट ईयर के अगर आप बजट को देखें अफगानिस्तान के, तो उसने अपने मिलिट्री बजट को डबल किया है। तो भाई अगर कोई मिलिट्री बजट को डबल करेगा तो मुझे बताइए USA की प्राइवेट कंपनीज के लिए एक पोटेंशियल कस्टमर होगा कि नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है तालिबान के साथ तो फिर वो एंगेज करेंगे ही कि ठीक है भाई, हमारे लिए एक बड़ा खरीदार मिल रहा है। तो यानी कि इससे बात समझ में आती है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिकल मिनरल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता है। वो अपने आप को इस ग्लोबल सप्लाई चेन का एक की लिंक बनाना चाहता है। और ऐसे में अभी तो प्रोजेक्शंस बताए गए हैं, अभी जब एक्सप्लोरेशन होगा तब जाकर एग्जैक्ट हकीकत पता लगेगी। लेकिन तब तक के लिए पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिल गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। यहाँ से जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो कुछ ऐसे होगा कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, फुल स्टॉप। तो अब ऐसे में अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बताना होगा कि कैसे मंडल थ्योरी ऑफ चाणक्य कहती है कि आपके दुश्मन का जो पड़ोसी है उसके साथ दोस्ती रखनी जरूरी है। साथ में आपको बताना होगा कुछ की इनिशिएटिव्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में जो इंडिया की अभी तक रही है। चाहे जब तालिबान का सर्च था तो नदर्न अलायंस को सपोर्ट करना हो, नदर्न अलायंस कुछ याद आ रहा है? अरे हमने बेस बनाया सेंट्रल एशिया में, कोई बताना चाहेगा? इंडिया का सबसे पहला
कोई मिलिट्री बेस, हालांकि हमने ये नहीं कहा था कि ऑफिशियल मिलिट्री बेस है, लेकिन हम ऐसी फोर्सेस को वहां से सपोर्ट कर रहे थे जो तालिबान के खिलाफ खड़ी थी। कोई बताना चाहेगा कहां था वो और कौन सा वो बेस था? फिर उसके बाद हमारा पीपल टू पीपल ये पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, हमारा इन्वेस्टमेंट इन देयर डेवलपमेंट, चाहे वो सलमा डैम हो, चाहे उनकी पार्लियामेंट है जो हमारी पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूएसए का फोकस अब और ज़्यादा अफगानिस्तान पर आएगा तो इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान ये एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।